नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के अंतर्गत 32 IMP महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पहला प्रश्न इस प्रकार है। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते जाइए किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? अ भाग 15, ब भाग 16, स भाग 17, द भाग 18, ई भाग 19। हमने यहाँ पर 5 ऑप्शन इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में दिए हैं ताकि आपको सोचने पर और ज़्यादा बाध्य होना पड़े। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स नंबर। भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। आइए देखते हैं आपके सामने दूसरा प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए निर्देश देने का प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद अ 343, ब अनुच्छेद 347, स अनुच्छेद 350, द अनुच्छेद 351, स ई अनुच्छेद 352। तो किस अनुच्छेद में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार और विकास के लिए राष्ट्रपति जी निर्देश दे सकती हैं? ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 351 में, जो द नंबर ऑप्शन में है। तो द नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी के विकास हेतु प्रचार प्रसार करने का प्रावधान है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन राजभाषा हिंदी काम करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख करके अंदाज़ा लगा सकते। अ जनजातीय कार्य मंत्रालय, ब रक्षा मंत्रालय, स गृह मंत्रालय, द शिक्षा मंत्रालय और 5वां है ई खेल मंत्रालय। अब अंदाज़ा लगाइए भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंडर में राजभाषा हिंदी काम करती है? सही उत्तर हो जाएगा स नंबर, गृह मंत्रालय के अधीन। आपने सोचा होगा शायद शिक्षा मंत्रालय यह दूसरे मंत्रालय के अधीन होगा, नहीं, यह होम मिनिस्ट्री के अंडर में गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग काम करती है। राजभाषा हिंदी आती है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है, देखिए। अ अनुच्छेद 341, ब 343, स 345, द 350 और 5वां ई 352। तो ये पहला है, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343 के तहत भाग 17 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और आप सबको मालूम है, इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। हिंदी दिवस के संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसकी तिथि है 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और ये प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद भाग 17 के तहत अनुच्छेद 343 में दिया गया है। तो इसलिए अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र अ उदंत मार्तंड, ब हिंद स्वराज, द केसरी, स केसरी, द बंगाल गजट और ई है इंडिया टुडे। ये सारे महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम है, ऑप्शन हो जाएगा द बंगाल गजट, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1780 में, 1780 में। कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। और किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिकी। इसीलिए इसको कहा जाता है, हिकी अखबार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ये भारत का पहला समाचार पत्र हुआ। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1780 में हुआ। कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ, कोलकाता से हुआ। और इसके संपादक यानी शुरुआत करता थे जेम्स ऑगस्ट हिकी। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपको और 4 प्रश्न अपने आप रेडी हो गए। और हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड। इसका भी प्रकाशन बंगाल से हुआ और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो ये भी ध्यान रख लीजिए। तो ये 5वें प्रश्न के अंतर्गत मैंने 4-5 और ऑप्शन आपको बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आप सबको मालूम होगा, प्रतिवर्ष फिल्म जगत में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं उनको एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? अ भारत रत्न, ब पद्मश्री, स पद्म विभूषण, द ऑस्कर पुरस्कार और ई 5वां ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार ही हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्मश्री उससे छोटा पुरस्कार है। पद्म विभूषण भारत रत्न से छोटा है। उसके बाद आता है ऑस्कर पुरस्कार। आप सबको मालूम है विश्व स्तर पर दिया जाता है। और भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसको भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है, दादा साहब फाल्के। उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में बनी पहली मुख्य फिल्म का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत में पहली बनी मुख्य फिल्म का नाम, ऑप्शन अ इनकलाब, ब अराइवल ऑफ ट्रेन, स राजा हरिश्चंद्र, द आलम आरा, ई इंडियन। तो सही उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहली मुख्य फिल्म बनी जिसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के ही थे, जिसके नाम पर भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म। और ये कब बना था? 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाया था दादा साहब फाल्के जी ने, जो कि मूक था। मूक था मतलब वह चित्र बोलती नहीं, मूक फिल्म था, केवल चित्र दिखाई देता था, आवाज़ नहीं होता था। इसलिए इस फिल्म को मूक फिल्म कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सब जानते रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा ये आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख संचार माध्यम के अंतर्गत आती है। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1936 में, 1947 में, 1952 में, 1959 में और 1962 में। सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका 1959। 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी और विधिवत टेलीविज़न की शुरुआत 15 अगस्त 1965 से माना जाता है। विधिवत भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 से माना जाता है। कब? 15 सितंबर 1959। लेकिन विधिवत व्यवस्थित रूप से टेलीविज़न की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1965 से। ये भी ध्यान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। साहित्य से संबंधित प्रश्न है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था? बहुत ही इजी प्रश्न है। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए सरल है। अ नवाब राय, ब गुलाब राय, स धनपत राय, द वैद्यनाथ मिश्र और ई वासुदेव सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय और उर्दू में नवाब राय नाम से भी कविता लिखते थे। ये भी याद रखिए। बाकी अलग अलग साहित्यकारों के नाम हैं। गुलाब राय अलग हैं, वैद्यनाथ मिश्र अलग हैं, वासुदेव सिंह अलग हैं। तो वास्तविक नाम है धनपत राय और प्रेमचंद का उर्दू का नाम नवाब राय ये भी है। ये भी ध्यान रख लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहते? बहुत ही सरल प्रश्न है। आप सबको मालूम है गागर में सागर भरना मुहावरे भी है। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कला के लिए प्रयोग किया जाता है गागर में सागर भरना। और इस कला में माहिर साहित्यकार कौन थे, कवि कौन थे? अ कबीर, ब बिहारी, स मीरा, द सूरदास और ई तुलसीदास। आप सबको मालूम है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी को कहा जाता है गागर में सागर भरने वाला कवि। तो आपको उत्तर मिल गया ब नंबर, बिहारी को कहा जाता है। आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न 11वें नंबर की ओर। आधुनिक मीरा कैसे कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा ऑप्शन देखिए। अ मीराबाई को, ब महादेवी वर्मा को, स सुभद्रा कुमारी चौहान को, द मन्नू भंडारी को, ई कृष्णा सुगत। बहुत सरल आंसर है, क्वेश्चन है और उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। आधुनिक काल की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इनमें से किस कवि लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? एक क्वेश्चन नकारात्मक है, नहीं हुआ है, प्राप्त हुआ है नहीं बोला। आप सबको मालूम है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये पुरस्कार इस ऑप्शन में से किसको नहीं मिला? अ सुमित्रा नंदन पंत को, ब रामधारी सिंह दिनकर को, स महादेवी वर्मा को, द माखनलाल चतुर्वेदी को, ई नरेश मेहता। 4 को मिला है, 1 को नहीं मिला है। आप गैस कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी को। बाकी 4 को सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, ये 4 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। हमारा प्रश्न कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो माखनलाल चतुर्वेदी को प्राप्त नहीं हुआ।
चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। चंद्रयान मिशन 3 कब लॉन्च किया? बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न, आप सबको मालूम है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आने वाली परीक्षाओं के लिए। चंद्रयान मिशन 3 कब लॉन्च किया गया? 1 2 3 हो गया, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 22 जुलाई 2019, 24 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023, 22 अक्टूबर 2008, 24 अक्टूबर 2013। सही उत्तर हो जाएगा आपका 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया था और इसका पहला मिशन लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। आप याद रख लीजिए, चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को 2019 में, और तीसरा लॉन्च किया गया आपके सामने है 14 जुलाई 2023। तो ये तीनों याद रख लीजिए, तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष, आप सबको मालूम है, ये जितने भी लॉन्चिंग कार्यक्रम होता है, चंद्रयान, आदित्य और सैटेलाइट वगैरह, ये सारे इसरो के माध्यम से होता है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? अ के सिवन, ब सतीश धवन, स नंबी नारायण, द एस सोमनाथ और ई है जी माधव नायक। सही उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ के पहले थे के सिवन, तो इस तरह से अभी वर्तमान में है एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 प्रस्तुत है। चांदीपुर, जिसका नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम प्रक्षेपण रेंज, कहाँ स्थित है, किस राज्य में? चांदीपुर या अब्दुल कलाम प्रक्षेपण रेंज, अ कर्नाटक में, ब तमिलनाडु में, स आंध्र प्रदेश में, द केरल में, ई उड़ीसा में। सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अब अंदाज़ा लगाइए, ऑप्शन ई उड़ीसा में स्थित है। और जो इसरो अपना प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा, जहाँ से सारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, चांदीपुर प्रक्षेपण रेंज है उड़ीसा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं? देखिए आपका ये लेटेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आदित्य L1 फर्स्ट टाइम भेजा गया है। आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं? अ 3, ब 5, स 7, द 10, ई 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं। और ये कब प्रक्षेपित किया गया, कब भेजा गया? 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, जो अभी भी सूर्य की
गतिविधि से संबंधित सारी सूचनाएं अभी भी हमारे इसरो सेंटर, कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में उसकी सूचनाएं भेज रहा है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, उसकी सारी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को मिल रही है। तो ये दोनों बातें याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? अ महाराष्ट्र, ब कर्नाटक, स मध्य प्रदेश, द आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आपके CTET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है, जैसे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, महाराष्ट्र का तमाशा, वैसे कर्नाटक का है यक्षगान, बहुत ही फेमस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कुचिपुड़ी, देखो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है? अ महाराष्ट्र, ब कर्नाटक, स मध्य प्रदेश, द आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो प्रश्न कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ये सारी चीज़ें थोड़ा याद रख लीजिए। जैसे भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है, कर्नाटक से यक्षगान है, महाराष्ट्र से है तमाशा या लावड़ी नृत्य कहा जाता है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, घूमर नृत्य राजस्थान का है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है, जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पंथी और राउत नृत्य का संबंध किस राज्य से? बहुत ही सरल। पंथी नृत्य और राउत नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, अ ब तमिलनाडु, स मध्य प्रदेश, द छत्तीसगढ़, गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य आप सबको मालूम है गरबा, और मध्य प्रदेश इधर का मैंने पहले ही बता दिया। तो पंथी नृत्य और राउत किसका आ जाएगा? निश्चित रूप से द नंबर छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। तो पंथी और राउत नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। घूमर नृत्य किस राज्य का है? मैंने आपको पिछले में चर्चा करते हुए बताया था कौन कौन से नृत्य किस राज्य का है। आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया। घूमर नृत्य का संबंध अ गुजरात, ब राजस्थान, स महाराष्ट्र, द उत्तर प्रदेश, बिहार। सही उत्तर हो जाएगा घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। गरबा बताया गुजरात का, घूमर राजस्थान का। तो घूमर नृत्य संबंधित है राजस्थान से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? अ अरस्तु, ब सुकरात, स भरत मुनि, द वेद व्यास, ई विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र, देखिए हमने सीधा नाम नहीं दिया, नाम बदल दिया। आप सबको मालूम है अर्थशास्त्र बोले तो चाणक्य के नाम से सबको मालूम है, लेकिन इसी को विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह दिया जाए तो लोग घूम जाते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना की थी विष्णुगुप्त ने। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, उसी को ही कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य दूसरा है, विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त, उसकी प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन? नाट्य शास्त्र अ सूरदास, ब भरत मुनि, स तुलसीदास, द वात्स्यायन, ई चाणक्य। देखिए हमने वहाँ विष्णुगुप्त लिखा, यहाँ चाणक्य लिख दिया, तो इसलिए चाणक्य लिखे या विष्णुगुप्त लिखे, अर्थशास्त्र नहीं कहे। तो नाट्य शास्त्र किसकी है?
नाट्य शास्त्र ब नंबर ऑप्शन भरत मुनि दूसरी शताब्दी के कवि लेखक माने जाते हैं। इन्होंने रस की व्याख्या की। रस के प्रथम अधिष्ठाता कवि माने जाते हैं जो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। हिंदी साहित्य वालों को मालूम होगा सभी को। तो ये नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जय संहिता किस महाकाव्य को कहते हैं? अ सूरसागर को, ब रामायण को, द महाभारत, स महाभारत को, द ऋग्वेद को, ईशान। जय संहिता या जय काव्य कहा जाता है स नंबर ऑप्शन महाभारत। महाभारत को कहा जाता है जय संहिता या जय काव्य। और इसके रचयिता आप सबको मालूम है कौन है? महाभारत या जय संहिता के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राज चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते और क्वेश्चन को ऑप्शन बना देते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो भारत के राज चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया राज चिन्ह जो शेर की 4 मुद्रा वाली चिन्ह है उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? अ ऐत्रेय उपनिषद, ब छांदोग्य उपनिषद, स तैत्तिरीय उपनिषद, द मांडुक्य उपनिषद और ये मुंडक उपनिषद। सही उत्तर हो जाएगा साथियों मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिए। इग्नू, इग्नू का विस्तारित रूप क्या है? आप सभी को मालूम है इग्नू, सब लोग बोलते रहते। इग्नू क्या है? IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देख लिए कौन सी है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये 2-3 बातें आप याद रख लीजिए जो मुक्त शिक्षा का सारे देश में प्रचार प्रसार करती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यूजीसी का विस्तारित रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है हायर एजुकेशन के लिए। यूजीसी आप शब्द बहुत सुने होंगे, नाम भी सुने होंगे। इसका विस्तारित रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहाँ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑप्शन नंबर द में है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ग्रांट्स नहीं ग्रांट कमीशन, GRANT ग्रांट कमीशन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा हुआ था। वैसे 1953 में शुरुआत हुई थी 1953 में, लेकिन संसद के अधिनियम के द्वारा 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई। और यूजीसी के चेयरमैन हैं
एम जगदीश कुमार, अभी वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन अध्यक्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एनईपी पे आ जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जितनी भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, एनईपी से संबंधित क्वेश्चन कंपलसरी और अनिवार्य रूप से पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन एनईपी से संबंधित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस डिग्री को हटा दिया गया है? अ बीए को, ब एमए को, स एमफिल को, द पीएचडी को और ई डीलिट को। सही उत्तर हो जाएगा एमफिल। स नंबर मास्टर ऑफ फिलॉसफी को एनईपी 2020 से हटा दिया गया है, यानी एनईपी 2020 लागू होगा उस समय एमफिल का कोर्स नहीं होगा। तो ये प्रावधान किया गया है एनईपी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी कभी कभी पूछ दिया जाता है एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत से लोग बोलते न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली आधारित है। अब देखिए आप, बहुत सारे ऑप्शन है, 10 धन 2 धन 3, 4+3+3+5, 4+4+3+5, 5+3+3+4 और 3+3+5+5। हम अभी तक जो भी एजुकेशन प्रणाली पढ़ रहे थे अभी 10+2+3 है, जो आधारित है एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो भारत का दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति था। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू? तो एक हिंट दे देता हूँ, 1986 को उल्टा कर दो, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा। और ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये किस पर आधारित है? मैंने बताया 1986 का 10+2+3 है। ये 2020 का क्या है? द नंबर ऑप्शन है 5+3+3+4 है, अर्थात 4 भागों में है। फर्स्ट 5 साल का प्रिपरेटरी, जिसको कहा गया है 3 साल से लेकर 8 साल तक। उसके बाद +3 है फाउंडेशनल, जो 8 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए होगा। और उसके +3 मिडल क्लास है, 11 से 14 ईयर तक के बच्चों के लिए होगा। और +4 होगा सेकेंडरी एजुकेशन 14 to 18 ईयर तक। ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी बाल वाटिका से लेकर 5th क्लास तक। फाउंडेशन 8 साल से 11 साल के बच्चों के लिए 6, 7, 8 जो अभी है सेम वही है। 6, 7, 8 आज भी ये फाउंडेशन हो जाएगा, ये 3 साल का 3, 4, 5 3 साल का हो जाएगा। और ये प्रिपरेटरी हो जाएगा आंगनबाड़ी से लेकर के 1-2 तक। फाउंडेशन में हो जाएगा 3, 4, 5 कक्षा तक। और मिडिल में हो जाएगा 6, 7, 8 तक। और सेकेंडरी में हो जाएगा 14 to 18, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से
आंगनवाड़ी या बाल वाटिका से लेकर के 12वीं कक्षा तक और 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है? इस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन सकल अनुपात प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है। सन 2025 तक, सन 2030 तक, सन 2035 तक, सन 2040 तक, सन 2050 तक। तो सही उत्तर हो जाएगा सन 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के बच्चों के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य प्राप्त करने का समय दिया गया है 2030 तक। हम 100% एडमिशन कर लेंगे, कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। और यह सन है 2030, अभी चल रहा है 2024, अभी 6 साल और है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थियों के लिए कितने दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेने को कहा गया है? अ 5 दिन, ब 1 सप्ताह, स 10 दिन, द 15 दिन, ई 20 दिन। 6 से 8 यानी मिडिल क्लास 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कहा गया है NEP 2020 में कि उनको इतने दिन तक बस्ता रहित पीरियड यानी बिना बस्ते के स्कूल जाना और सीखना, प्रत्यक्ष जो स्कूल के आसपास रहने वाले स्थानीय कारीगर है, जैसे कुम्हार है, बढ़ाई है, जो अपने कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है, अपने हाथों से बनाता है, उसको जा कर के देखना और सीखने के लिए ये बस्ता रहित पीरियड रखने का प्रावधान किया गया है। वो कितने दिन तक है? स नंबर ऑप्शन 10 दिन के लिए। 10 दिन का बस्ता रहित पीरियड में भाग लेने के लिए कहा गया है। कितने से कितने कक्षा के विद्यार्थियों के लिए? 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले ये प्रिंसिपल एग्ज़ाम EMRS में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? देखिए, NEP 2020 जो गठित किया गया उसके अध्यक्ष कौन है? जिसकी अध्यक्षता में ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। अ स्मृति ईरानी, ब धर्मेंद्र प्रधान, स प्रकाश जावड़ेकर, द के कस्तूरी रंगन, ई जी माधवन नायर। सही उत्तर हो जाएगा ये द नंबर के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है और इन्हीं के मार्गदर्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया गया। कब? 29 जुलाई 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब गठित किया गया? आधिकारिक तौर पर 29 जुलाई 2020 को। और इसके अध्यक्ष कौन बने? के कस्तूरी रंगन जी, जो एक साइंटिस्ट है। तो आइए आज का 32वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा को बहुत महत्व दिया जाए। मदर टंग जिसको कहा जाता है, मातृभाषा, राष्ट्रीय, इस पर बहुत जोर दिया गया है। उसके अनुसार टीचरों की सैकड़ों हजारों की संख्या में टीचरों की भर्ती की जा रही है। लोकल लैंग्वेज टीचरों की, स्थानीय भाषा शिक्षकों की, जो बच्चों को अपनी मदर टंग में शिक्षा दे सके। वो कौन सी कक्षा तक अनिवार्य किया गया है? अ 3री कक्षा, ब 5वीं कक्षा, स 8वीं कक्षा, द 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा। ऑप्शन थोड़ा सोच करके बताने का प्रयास कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, 5वीं कक्षा, 5th क्लास तक बच्चे को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात कही गई है एनईपी 2020 में। उसमें तो यहाँ तक भी कहा गया है कि हो सके तो, पॉसिबल, संभव हो तो 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन 5वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में ही, बच्चे की मदर टंग में ही शिक्षा दी जाए, इस बात पर एनईपी 2020 में जोर दिया गया है। तो इस तरह से साथियों, हमने परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 32 क्वेश्चन ही नहीं, मेरे ख्याल से उससे डबल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में मैंने उससे जुड़े 1 या 2 प्रश्न और बताते गया हूँ। तो इसलिए केवल 32 क्वेश्चन नहीं, बल्कि उससे डबल क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आपके सामने बताने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। तो इस तरह से हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी अन्य नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।